न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना। यस सर। जैसे कि मीडियम में बताए थे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इन बेसिक मीडियम मैकेनिज्म लिखवाए थे और लिखे थे कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इतनी बातें लिखवाई गई थी आपको पिछले क्लास में। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इन एसिडिक मीडियम में बात करें, इन एसिडिक मीडियम दो मीडियम होता है, एक तो एसिडिक मीडियम होता है और एक बेसिक मीडियम होता है। नेक्स्ट हेडिंग दो, इन एसिडिक मीडियम। मैकेनिज्म दो मीडियम में बताया जाता है। एसिडिक मीडियम में देखो थोड़ा सा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये लिखा है RCOH अल्डिहाइड, और इसमें सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोफाइल। एसिडिक मीडियम का मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो ये बन जाएगा RC। देखो जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस E, और साथ में बन जाएगा यहाँ पे H। अब इसमें होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से भी स्लो होगा, इसलिए ये वाला होगा RDS। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये बन जाएगा RCOE H और न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का दोनों में अटैक हुआ, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक RDS में आता है, और RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होगा यहाँ पे वो हमारा RDS होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो RDS को। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ किस मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, कौन सा मीडियम में, बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में? बेसिक में। बेसिक में ना। बेसिक। ऐसे ऐसा कैसे सोचा आपने, बेसिक में ज्यादा होगा एसिडिक में कम होगा? क्योंकि स्लो दोनों में हो रहा है, पर बेसिक में पहले हो जा रहा है, एसिडिक में E प्लस भी धीरे ऐड होगा। पहले बात से कोई मतलब नहीं होता है, पहले बात जैसे से। वो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है वो भी स्लो ऐड हो रहा है। तो जितना देखो ये स्लो ऐड दोनों में हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से तो लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से तो कोई रेट डिटरमाइन होगा नहीं, रेट डिटरमाइन न्यूक्लियोफाइल के ऐड से होगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, मान लो इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा अच्छा है। सर, ये उसमें चार्ज पहले से सेपरेट है एसिडिक में, हाँ, तो तो सेपरेट नहीं करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, ये सेपरेट वाला जल्दी भी अट्रैक्ट कर लेगा। पहले एक अरे समस्या वो और क्या हाँ सर, अब बताइए। पहले आप सुनिए, मैं बताता हूँ हुआ क्या होगा। देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब अमीर है और ये गरीब है, तो अमीर के पास गरीब जा रहा है, यही है एक तरह से, अमीर गरीब के पास ही जाता है ना। तो अब यहाँ पे मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे गरीब अगर ज्यादा है, मान लो अगर ये कार्बन ज्यादा गरीब है, सपोज करो थोड़ा देर के लिए, अगर ये ज्यादा गरीब है तो अमीर का अटैक जल्दी होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि यहाँ पे भी डेल्टा प्लस है और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस है, लेकिन इन दोनों डेल्टा प्लस में ज्यादा डेल्टा प्लस किसके पास है, कौन ज्यादा गरीब है? डेल्टा प्लस यहाँ भी है, डेल्टा प्लस यहाँ भी है, इन दोनों डेल्टा प्लस में कौन ज्यादा गरीब है, एसिडिक कौन वाला। डिफिकल्ट ज्यादा है? तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्लस खींचेगा कि ऑक्सीजन खींचेगा? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस। यस, ऑक्सीजन प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस में इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा।
ऑक्सीजन Yes, प्लस yes, sir. तो इसका मतलब है कि यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी ज्यादा आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे थोड़ा इसके कंपेयर में फास्ट होगा। इसके कंपेयर जो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है और एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, इन दोनों मीडियम में जो फास्ट अटैक होने वाला है वो एसिडिक मीडियम में होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में फास्टर है और बेसिक मीडियम में थोड़ा सा कम है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ऐसा बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन एसिडिक मीडियम में जल्दी हो रहा है क्योंकि थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर डेफिशिएंसी ज्यादा होगा और कार्बन पर डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? सोचो। देखो हाँ सर। अमीर आदमी गरीब जो जैसे ऐसी जरूरत हो जाए, बहुत जरूरत हो जाए, इस कार्बन पे जरूरतें बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी बुला लेगा ना, क्योंकि कार्बन डेफिशिएंट ज्यादा है, ये भी कार्बन डेफिशिएंट है। लेकिन इन दोनों के कंपेयर में अगर हम बात करें, आप एसिडिक और बेसिक दोनों कंपेयर में बात करो तो आपको यही लगेगा कि एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो फास्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको। एक पॉइंट क्या मिला? पहला पॉइंट मिला कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम इज फास्टर देन बेसिक मीडियम। यहाँ पे लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम is faster than basic medium. Nucleophilic addition reaction acidic medium is faster than basic medium. Nucleophilic addition reaction acidic medium is faster than basic medium. एक पॉइंट ये मिल गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं थोड़ा। ये तो पॉइंट क्लियर है ना कि बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में देखो दोनों में रिएक्शन होना है, रिएक्शन तो दोनों में होना है, लेकिन ज्यादा फास्ट किस में होना है? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा बेसिक मीडियम के कंपेयर में थोड़ा फास्ट रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम इज फास्टर देन बेसिक मीडियम। रीजन भी समझ में आ गया होगा कि एसिडिक मीडियम में क्यों फास्टर है और बेसिक मीडियम क्यों थोड़ा सा स्लो है। बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, थोड़ा सा स्लो है। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। अब अगर मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? Reactivity in the sense कैसे? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि NAR की रिएक्टिविटी, मतलब NAR ज्यादा स्लो हो और फास्ट हो, वो कैसे हम समझेंगे? कैसे हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जल्दी खींचेगा। हाँ तो वो तो है ही, लेकिन मैं एक छोटा सा चीज पूछ रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा कब होगा? जब इस कार्बन पे डेफिशिएंसी ज्यादा होगा। Yes, sir. यही ना तरीका होगा। ये इस यही तरीके कार्बन पे से। डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगा। और इस कार्बन पे डेफिशिएंसी कौन बढ़ाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा इस पे, यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी और बढ़ा देगा। और इस कार्बन डेफिशिएंसी जितना बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा यस सर। यस सर। एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहली की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रेट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। जैसे मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा। तो एक स्टेरिक Yes, हिंड्रेंस sir. कम हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी पे बात हो रही है, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा। सर वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो उसको रिएक्ट करने पे क्यों, मतलब देखो क्यों उसमें स्टेरिक दिक्कत हिंड्रेंस होती का है? मतलब ये होता है कि जैसे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, Yes, sir. क्राउडिंग आने भीड़ प्रॉब्लम बहुत होता है। भीड़ बहुत है, तो भीड़ में क्या होता है ना, कोई भी चीज जैसे आप आसानी से एंट्री नहीं ले सकते हो। जैसे कभी आप तुम देखना कि एक भीड़ लगी हुई है और तुम जा रहे हो और आराम से तुम स्मूथली फ्री मूवमेंट नहीं चले जाओगे, आगे धक्कम धुक्कम करना पड़ेगा। वहां पे धक्का कोई पीछे भी रिपेल भी करेगा आपको, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जैसे अच्छा आप सर अपने आप को ठीक मान है। लो न्यूक्लियोफाइल हो और भीड़ खूब लगी हुई है और तुम आगे जाना चाहते हो, क्या स्थिति बनेगा वहां पे? आपको स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको बहुत प्रेशराइज होकर आपको अंदर घुसना पड़ेगा, और जब अंदर जाने की कोशिश करोगे तो कुछ लोग आपको धक्का देकर पीछे भी कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है।
तो रिपल्शन भी होगा ना वहाँ पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत हो, जगह नहीं मिलेगा ना, जगह भी तो चाहिए अटैक करने के लिए, नहीं? तो दो बातों पे तो डिपेंड करना ही चाहिए ना। रिएक्टिविटी ऑफ NAR, reactivity of NAR depends on two factors. फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG मतलब -M -I ग्रुप इंक्रीजेज द, एकदम सिंपल है बातें एकदम, जो जो दिखेगा वो लिखना है बस। इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ NAR, इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ NAR। ये पहला पॉइंट मिल गया आपको। NAR की रिएक्टिविटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। और दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग बोल सकते हो आप। स्टेरिक क्राउडिंग, मोर स्टेरिक क्राउडिंग लेस लेस रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ NAR। स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस और रिएक्टिविटी ऑफ NAR डिक्रीजेस, ऐसे बोल सकते हो। तो स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस, यहाँ बोलोगे आप स्टेरिक क्राउडिंग increases, reactivity of NAR decreases, reactivity of NAR decreases। तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता है तो NAR की रिएक्टिविटी घटता है। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा हो गया स्टेरिक क्राउडिंग। तो रिएक्टिविटी ऑफ NAR डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the reactivity of NAR और steric crowding increases reactivity of NAR decreases। ये दो फैक्टर है होते हैं रिएक्टिविटी ऑफ NAR को बताने के लिए। ये दोनों फैक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछा कि रिएक्टिविटी ऑफ NAR बताओ, बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब EWG लगा है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ लिखना है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ NAR, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ NAR, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी आपको बताना है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, लिखा है O2N CH2COH, ये A लिखा है बेटा। दूसरा लिखा है CHO मतलब OHC लिखा है, CHO हो गया ये, ऐसे CHO ही लिख देता हूँ पूरा। CHO CH2 COH, ये B लिखा है बेटा। F CH2 COH, ये C लिखा है और यहाँ लिखा है CH3 CH2 COH और ये D लिखा है। अब पूछ रहा है कि बताओ रिएक्टिविटी ऑफ NAR किसका ज्यादा है? ABCD ABCD, क्योंकि O2N का इफेक्ट कैसा होगा? -I ना, ये -M -M नहीं, -M तब लगता है जब रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस में है नहीं है ना। O2N रेजोनेंस में थोड़ी है। -I, फ्लोरीन भी -I और इस CH3 का इफेक्ट कौन सा है? +I। बस हो गया। तो -I बढ़ाएगा NAR की रिएक्टिविटी को। अब उसमें -I स्ट्रॉन्ग कौन सा है? NO2 का है ना? यस सर। स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दूसरे नंबर पे CHO है, तीसरे नंबर पे फ्लोरीन है। तो NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा A > B > C और लास्ट में आएगा D। देखो कितना आसानी से आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था, बस NAR की रिएक्टिविटी बताना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लो, NAR की रिएक्टिविटी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले तो लिख लो आप इसको। रिएक्टिविटी ऑफ NAR
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण बढ़ जाता है। बहुत सिंपल है, आप जीयूसी का नॉलेज रखो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, आपको हर एक चीज दिखाई देगा। आपको एनएआर की रिएक्टिविटी सोचने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत है क्या? कोई किताब पढ़ने की जरूरत, आपको ह्यूमन वो है, कॉमन सेंस है कि एनएआर का मतलब क्या है। कोई इलेक्ट्रॉन गरीब जितना ज्यादा होगा, कोई कार्बन जितना गरीब होगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ज्यादा होगा। एक गरीब के पास अमीर को लाना है, गरीब किसी अमीर के पास कब जल्दी जाता है? जब उसकी स्थिति भूखे मरने की हो जाती है। नहीं, अगर उसकी स्थिति भूखे मरने की होगी तो क्या करेगा? वो दौड़ा दौड़ा भागेगा, है या नहीं? तो वहां पर एक्टिविटी फास्ट हो गया ना। लेकिन तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आपको देखना है गरीबी, जिस कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल को लाने जा रहे हैं उस कार्बन पे गरीबी देखना है। और गरीबी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पूरा कहानी गरीब और अमीर का ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप गरीब और अमीर समझते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका है, और कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस उतना ही जज करना होता है। आप इस कार्बन पर अटैक कराने की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे गरीबी बढ़ा दो। जितना ज्यादा इस कार्बन पे गरीबी होगा, अमीर न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास पैसा है। न्यूक्लियोफाइल उस गरीब को खोज रहा है। कौन ज्यादा गरीब है? जितना ज्यादा गरीब, चाहत दोनों की है, चाहत दोनों की है। देखो, एक कम चाहत से किसी चीज को बुलाना, एक बहुत अच्छे चाहत से किसी चीज को बुलाना, दोनों में तो आपको भी समझ में आता है किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होना है। वही चीज है यहाँ पे। अगर गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो न्यूक्लियोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन देने का मन है और इस गरीब को भी इलेक्ट्रॉन लेने का मन है। बस कॉमन सेंस है। फिर आपको कुछ नहीं सोचना, आपको याद नहीं करना है कुछ भी। एनएआर की रिएक्टिविटी कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण बढ़ रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस से बन जाएगा क्वेश्चन फिर। ठीक है, चलिए आइए फिर। ये पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, सेकंड में है कि ये ऐसे लिखा है, पीएच लगा हुआ है, यहाँ पे CHO है, ये NO2 है, ये लिखा है। तो इसको भी उसी ऑर्डर में अरेंज करना है ना? हाँ, वही दूसरी का क्वेश्चन है, मतलब ये ऊपर लिख दिए फिर पहला दूसरा तीसरा करके लिख रहा है। तो CHO है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपका CHO है और यहाँ पे OCH3 है। और इसमें बताना है NAR की रिएक्टिविटी किसका ज्यादा और किसका कम। तो मुश्किल काम नहीं है, CHO 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 सब में कॉमन है। ABCD है। सर ABDC ABDC होगा सर। ABCD सर। यस यस, सर यहाँ पे ABCD -I, यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन और यहाँ पे +M। प्लस M लग जाएगा ना? हाँ सर। यस, बस NAR की रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है, ये पढ़ लिया मैंने। ए सबसे ज्यादा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खींचेगा कौन? -M ही खींचता है ना ज्यादा। फिर B और C और D में दोनों तो खराब ही कर रहा है, लेकिन कम कौन? ज्यादा खराब डी कर रहा है। यस, ज्यादा D कर रहा है। उसके बेसिस पे आंसर आएगा ABCD। ABCD ये आंसर हो जाएगा। वो सिंपल है, बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना, कोई टफ नहीं है। आसानी से आप क्वेश्चन को बना भी सकते हो, पढ़ सकते हो क्लियरली। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन पे। एक है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दूसरा है CH3CHO और PHCHO। बताइए किसका ज्यादा है? HCHO, CH3CHO और PHCHO। नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ना, CH3 और PH वाले में लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? ABC। CAB CAB। सबसे ज्यादा C का होगा। यस सर। कैसे? नहीं सर सर, वो सी डिलोकलाइज जा रहा है ना सर, रेजोनेंस और गरीब हो जा रहा इनवर्सली है, है ना प्रोपोर्शनल, तो और गरीब हो ABC जा रहा है। आएगा। देखो एक बात पहले समझो, ये जो पीएच है ना, इसको थोड़ा समझना है। इसका बड़ा कहानी, पीएच की बड़ी कहानी अलग होती है। पीएच की कहानी ही बहुत अलग रहती है। प्लस एम में रख लेते हैं। प्लस में यहाँ पे मिलाते हैं। C डबल बॉन्ड OH है, तो बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये काम +M का करेगा। बेंजीन रिंग, बेंजीन +M का काम करेगा भाई। बेंजीन में बहुत नेचर होता है,
बेंजीन एक नेचर शो नहीं करता, सिर्फ खींचने का काम नहीं करता है, ये प्रमोट भी करता है। तो बेंजीन का तो प्लस एम होगा ना यार, ठीक CH3 वाले का प्लस आई भी होगा। यस सर। और अब बताओ आंसर, तो आंसर होगा ABC 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 सर। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड होगा भाई। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन प्लस एम शो करेगा ना, उस पे इलेक्ट्रॉन दे देगा यार, तो प्लस एम से तो खराब हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस सर। यस सर। अब आप चौथे क्वेश्चन में जो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आप कर रहे थे ना, इस पे आओ। देखो ये लिखा है CH3CHO, यहाँ लिखा है CH3CH2CHO, ये A है, ये B है। इधर देखो CH3 CH3CHO, ये C है, और CH3CCH3CH3CHO है, और ये D है। ABCD सर बढ़ रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस लगाओ, ऐसे केस में लगाओ ना स्टेरिक हिंड्रेंस। यस सर। सिमिलर केसेस में स्टेरिक हिंड्रेंस लगाया जाता है, ये नहीं डिसिमिलर केसेस में नहीं लगाया जाता है। सिमिलर केसेस, ये तो सिमिलर केस है, देख रहे हो आप, हर एक केस सिमिलर है। ABCD में ज्यादा किसका होगा, ए का। ठीक है सर। फिर B स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होगा, यहाँ पे जो फैक्टर होगा ना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए आंसर होगा A, B, C एंड D। ये 4th नंबर हो गया। चलो 5वां बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, यहाँ लिखा है एसीटोन, CH3CHO एसीटोन, और उसके बाद बस इतना ही, दो में देखो पहले A और B में किसका ज्यादा होगा, एसिटल्डिहाइड क्या और ज्यादा होगा सर? क्योंकि यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा इसलिए ना। यहाँ भी लग यस जाएगा। सर। तो आप एक चीज समझ लो, यहाँ पे भी A ग्रेटर देन B होगा। तो देखो जब भी कीटोन होता है उसके दोनों तरफ एक दो ग्रुप बड़े बड़े लगे होते हैं। यस सर। ऐड होता है उसके एक ही साइड ग्रुप लगा होता है, एक साइड तो हाइड्रोजन होता है ना, यस यस सर। यस सर। इसलिए अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड की सर क्यों, रिएक्टिविटी, सर क्या बता रहे थे इसका रीजन? हाँ इसलिए बता रहे थे कि अल्डिहाइड में क्या है कि एक CH3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है मात्र, तो एक तरफ ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरी तरफ नहीं है। लेकिन जबकि आप कीटोन देखोगे ना, दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। यस सर, दोनों तरफ खाली है। तो यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों साइड Yes, से आपको sir. क्राउडिंग थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है क्योंकि सर। एक ही तरफ से क्राउडिंग है ना। तो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में मोर रिएक्टिव कौन है, A sir. अल्डिहाइड है ना। तो अल्डिहाइड इज अल्डिहाइड मोर ही है। रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ रास्ता खाली होता है ना, उधर से आपका आसानी से जा सकते हो आप, तो रास्ते देखने पड़ते हैं। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इस केस में क्या होगा, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स NAR। सर ये हमेशा होगा ना? ये हमेशा होगा, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगा। ठीक, ये तो लगभग केसेस में होगा ही। लेकिन अब तुम जैसे अब ये बोल देते, जैसे अब ये भी जैसे मान लीजिए इसी में सर कार्बन हाँ पे हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल मतलब दे रहा हूँ। अगर ये ग्रुप लगा देते आप, ऐसा क्वेश्चन दे देते, इसमें ये अल्डिहाइड होता और ये कीटोन होता, तब सर फिर क्यों तो ज्यादा हो जाता? कीटोन का ही ज्यादा हो जाता। तो सर वो देखना कीटोन पड़ेगा, होता। वो रिस्पेक्टिव है, बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। बहुत सिमिलर आता है कि अल्डिहाइड और कीटोन का सिमिलर जैसा क्वेश्चन आता है। जितना क्राउडिंग यहाँ होगा उतना ही क्राउडिंग कीटोन में भी दिखेगा, तब आपका अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन होता है। जनरल ट्रेंड है ये, अब हम ऑलवेज नहीं बोल रहे हैं, जनरल ट्रेंड है। इतना तो समझदारी आपके अंदर है कि स्टेरिक हिंड्रेंस देख पाओगे आप। लेकिन हाँ इन जनरल अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। इन जनरल अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? क्योंकि एक तरफ से हाइड्रोजन है और एक तरफ से ग्रुप है, और इधर दोनों तरफ से ग्रुप है, और ग्रुप सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि अलग अलग डिफरेंस करके देगा, ऐसा नहीं रहता है। तो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। समझ में आया? तो दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर से क्वेश्चन बनेगा, गलती नहीं होगा, टेंशन उसका आपको लेना नहीं है, गलत कभी नहीं होगा। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इस बात को हमेशा सत्य मानो
और इस पे आप क्वेश्चन हमेशा बना सकते हो, गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि समझदारी उतना ही होता है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एक तो ये पॉइंट है। फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में -m NAR की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है और स्टेरिक हिंड्रेंस NAR की रिएक्टिविटी घटाता है। तो जनरली ट्रेंड ऐसा ही चलता है। बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत उलझन सा भी होगा, तभी हम एक अनुमान तो लगा ही देंगे ना कि हमें EWG देखने आता है, सर जनरली बस है। तो आराम से लगा लेंगे। अरे तो क्लियर हो गया ना कि NAR की रिएक्टिविटी मुझे दे देगा। यस सर क्लियर है सर। ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम नहीं बना पाएंगे, सोच भी नहीं बना पाएंगे, लेंगे सर, बना लेंगे एकदम बढ़िया तो कुछ भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन तो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट पे हम लोग चले तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पे चले। गरीबी देखना है, गरीब कार्बन देखना है। गरीब कार्बन, जितना गरीब कार्बन होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही तेजी से अटैक करेगा। तो कार्बन की गरीबी देखना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, वो तो आप देख ही सकते हो। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन के साथ आगे की बात करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया, तो थोड़ा सा अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है आपको, थोड़ा फायदा होगा आपको। ये ए लिखा है, ठीक है। दूसरे में क्या किया है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके GOC का ध्यान रखना है बस। आप GOC करते थे वही आज काम करना है आपको। आइए देखते हैं। और सी लिखा हुआ है, और ये डी लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि बताओ NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो। तो आपको जिस पे अटैक कराना उसको आप BACD कौन सा होगा? BACD BACD, लास्ट में डी आएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं। आपको Yes, अटैक sir. यहाँ कराना है, आपको यहाँ की गरीबी को देखना है। हाँ सर अटैक पता यहाँ, है। तो बस गरीबी देखते रहो। तो आपका आंसर आ रहा है BACD, ऐसे कुछ ना, BACD BACD। एक बच्चे का आंसर आ रहा है BACD, आशुतोष का। और कोई आंसर है? गरीब देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, गरीब नहीं देखने आएगा तो भी दिक्कत है आपको। सर CD AB रेजोनेंस उल्टा में आ जा बोलते रहा है हैं। ऑक्सीजन के साथ। एक बार है CDAB भी है, DC और एक कोई आंसर और बता रहे हैं, कोई आदित्य क्या बता रहे हैं, बताइए बेटा। सर DC है भी। DCAB करिए सर, वो मैं उल्टा हाँ बोल सर रहा हूँ। DCAB सर। DCAB करिए। DCAB इज द राइट आंसर, DCAB इज द राइट आंसर। हाँ सही बात है। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखो कभी भी हम जल्दीबाजी ना करें। ये ऐसा कि उल्टा ही बोल दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा टेंशन नहीं है, तो वो ठीक है। आप यहाँ पे फिर से देखें, थोड़ा समझें इसको। इसमें जो ऑक्सीजन का है ना, +M लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड और उसके साथ पूरा रेजोनेंस दिखा रहा है, तो ये +M से ऊपर खिंच जा रहा है, नहीं खिंच जा रहा है। देखो खिंचा रहा है सर, खिंचा रहा है पैरा पे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का भी +M लग जा रहा है, ये खींचा जा रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं कंजुगेशन में दिख नहीं रहा है, ये -I लगाएगा। फिर तो कंजुगेशन में ना हो तो -I लगता है ना, और ये सर ऑक्सीजन कंजुगेशन में नहीं, यस सर, रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो ये -I होगा। तो अब -I 2 है, तो C और D तो ज्यादा होगा, ये क्लियर हो गया A और B से। C और D की रिएक्टिविटी A और B से ज्यादा होगी, इतना तो क्लियर है। यस C और D में इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सर। अब इस कार्बन के बगल में जो ऑक्सीजन है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो सही आंसर होगा डी के बाद सी आएगा। और ए और बी में तो दोनों तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम ही कर रहे हैं, दोनों कम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी बात आती है कि कौन जो है रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, ऐसी वाली बात आ जाती है ना। फिर यस सर। दोनों ऐसा कह सकते हो कि दोनों जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है, दोनों यस फेवरेबल, सर। दोनों उसको दुखी ही कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन से एडिशन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम देगा अब ऑक्सीजन। ये बात आती है कौन कम दुखी दे रहा है, दुखी कर रहा है। तो और ऑक्सीजन। बी में देखो, ऑक्सीजन। यस ऑक्सीजन का +M नाइट्रोजन से कम होता है, यस सर। इसलिए यहाँ पे होगा DCA और बाद में होगा B, आंसर होगा DCAB, ये सही होगा। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट घुमाया नहीं जा सकता, कंसेप्ट वही रहेगा। तो कंसेप्ट पकड़ना है बस, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को पकड़िए बस, और कुछ करना ही नहीं है आपको।
अगर आपसे कुछ भी पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, हर वो बच्चा कंसेप्ट तो वही लगा के देखेगा ना, दूसरा कंसेप्ट थोड़ी लगा के देखेगा, दूसरा कंसेप्ट तो होगा ही नहीं, दूसरा कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, ऐसे बन जाएंगे सर, बन जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है पीएच CH2COH, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2COH लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है O CH3 CH2 COH, ये C लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा है CH3 CH2 COH, ये डी लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स NAR। तो इलेक्ट्रॉन CBAD, कौन सा होगा? CBAD। CBAD, ठीक है। और भी देख लीजिए, यहाँ पे पीएच का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। -I। कंजुगेशन में नहीं है तो -I लगता है। इस ट्रिपल बॉन्ड CH का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I सर, -I। वो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +I। पता तो चल गया, डी सबसे कम होगा, ये पता चल गया आपको। क्योंकि अगर आपको कोई थोड़ा सा इतना भी पता चल जाएगा तो ऑप्शन, दो ऑप्शन में आप दो ऑप्शन हटा हटा सकते हो। यस सर, ऑप्शन सी। डी ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि डी सबसे कम हो जाएगा। तो ए बी सी में देखना है, तो -I ज्यादा किसका होगा? तो ओ CH3 का -I सी वाले का। ट्रिपल बॉन्ड CH और पीएच से ज्यादा होता है, इसका मतलब सी वाले का -I स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा सी होगा। और पीएच और सी ट्रिपल बॉन्ड CH में देखोगे तो -I इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज है ना, और Yes, sp हाइब्रिडाइज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सी के बाद बी होगा, फिर ए होगा, लास्ट में डी आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बना दोगे, कंसेप्ट वही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को घटाता है। समझ में आ गया? ऐसे कर लोगे आप, आगे से। आर की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब उसके बाद जो इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है, वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कौन सा रिएक्शन पढ़ना है आपको। यहाँ आप लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का एग्जाम्पल कुछ ले लो। पहला है एडिशन ऑफ HCN, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसका आपको एडिशन पढ़ना है, जो आपको इसमें पढ़ना है वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और सोडियम बाई सल्फाइड भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पढ़ना है। और तीसरा ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, तीसरा आगे पढ़ाया जाता है, पर तभी यहीं पे थोड़ा सा पढ़ा देंगे। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये इस टॉपिक में ये 3 रिएक्शन NAR का पढ़ना है। ऐसे 3 ही रिएक्शन नहीं होता है NAR का, इससे ज्यादा होता है, लेकिन इस टॉपिक में जो आपका ORM1 है उसमें यही 3 रिएक्शन पढ़ाने के लिए बोला गया है। एक एडिशन ऑफ HCN का, कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे एडिशन ऑफ HCN पढ़ाना है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ाना है, और एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट पढ़ाना है, ठीक है। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3 और एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो पहला आपको लिखना है हेडिंग एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। देखो HCN का एडिशन करवाना है अल्डिहाइड या कीटोन पे। तो देखो एक चीज पहले तो बात यहाँ पे ये होता है, HCN अपने आप में एक वीक एसिड है,
ये तो आप लोग मानते हो गए कि ना, नहीं मानते हो? HCN यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है। देखो वीक एसिड जो होता है ना, बहुत जल्दी न्यूक्लियोफाइल दे नहीं पाएगा। वीक एसिड के साथ बहुत प्रॉब्लम रहता है। वीक एसिड तुरंत H+ को छोड़ेगा नहीं, है नहीं? HCN वीक एसिड है कि नहीं, मानते हो आप? सर है सर। तो HCN के साथ आप अगर बेस मिला दोगे ना, तो ये तुरंत NaCN प्लस वाटर बना लेगा। तो बेसिस ये कहता है कि HCN के साथ बेस मिला दो, NaOH मिला दो। जैसे ही आप मिलाओगे ना, तुरंत ये NaCN दे देगा और साथ में वाटर दे देगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल तुरंत मिल जाएगा आपको। देखो ऐसा नहीं कि HCN से न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा, नहीं, लेकिन आप बेस मिला दोगे तो जल्दी मिल जाएगा आपको। CN- यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिक मीडियम पर रिएक्शन ये जल्दी होगा। हाँ बोलो। एक बार फिर से बताइए कि ये क्या फिर है। से बता रहा, मैं ये बोल रहा था कि HCN एक वीक एसिड है ना? तो क्या ये तुरंत आयोनाइज होकर H+ दे देगा? नहीं सर। तो H+ जल्दी नहीं देगा, तो CN- भी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। HCN क्या होता है, वीक एसिड होता है। H+ प्लस CN- में तुरंत नहीं टूटेगा ये। लेकिन अगर आप इसमें वीक एसिड में बेस डाल दोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और हाँ ये सॉल्ट क्या देगा, तुरंत CN- देगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है या नहीं? है सर है। इसलिए HCN का एडिशन ज्यादातर बेसिक मीडियम में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कोई आपसे पूछ दे कि HCN का एडिशन बेसिक मीडियम में क्यों कराया जाता है, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि सर ये देता नहीं सर, उसको जो सॉल्ट निकालना पड़ेगा वाटर सर। निकलता है, सॉल्ट उसका ज्यादा तुरंत निकाल देता है। ये HCN एक वीक एसिड होता है जो आयोनाइज इजीली नहीं होता है, टाइम लग जाएगा आपको। जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने अल्डिहाइड डाला और ऊपर से HCN भी डाल दिया, ठीक है? और HCN डालेगा तो थोड़ा सा टाइम के बाद वो रिएक्शन होगा, टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि रिएक्शन होगा नहीं, मैंने ये नहीं बोला है कि रिएक्शन नहीं होगा, मैंने ये बोला है वो टाइम लगेगा। मैंने टाइम बोला है लगेगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई रिएक्शन में HCN सिर्फ लिखा होगा तो ये मत बोल देना कि रिएक्शन ही नहीं होगा, ये मैंने बोला ही नहीं। मैंने बस इतना बोला कि रिएक्शन थोड़ा फास्ट करने के लिए बेस डाल देते हैं। जैसे HCN भी डाला और उसमें बेस डाल दिया तो आपको CN- तुरंत मिल जाएगा, और CN- तुरंत मिल गया, रिएक्शन तेजी में हो जाएगा। समझ लीजिए आप, ठीक है? ये बात आपको भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि HCN एक वीक एसिड है, वो इजिली H+ नहीं देगा, इजिली CN- नहीं देगा। इसका मतलब वो टाइम लेगा, तो वहां पे टाइम कंजम्पशन होगा, और टाइम कंजम्पशन होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम में मिलेगा। जो आप अगर जल्दी चाहेंगे तो बेस मिला दीजिए, तुरंत मिल जाएगा, क्विकली प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अब इसका रिएक्शन होगा कैसे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, RCOH है और HCN का रिएक्शन करवाने जा रहे हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN-। अब ये CN- इस पर अटैक कर लेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बन जाएगा RCO- H और CN। और क्योंकि यहाँ पे HCN में H+ भी है, और अगर आप NaCN भी तो वाटर तो है ना आपके पास, तो वाटर में H+ होता है ना, H+ तो होगा ना। H+ यहाँ मिलके क्या बना लेगा, RCOH, और यहाँ पे बनेगा CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन। ये होता है साइनोहाइड्रीन, इस कंपाउंड का नाम होता है साइनोहाइड्रीन। ये RCOHCN, इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। से H+ कौन सा वाला है? ये H+ देखो दो चीजें हो सकता है, HCN का है, H+ तो होगा ही इसके पास, या फिर आप NaCN बना दिए तो वाटर है ना आपके पास, वाटर हाँ। H+ मिलेगा ना आपको। हाँ सर ठीक। NaCN में अगर CN- जोड़े तो वाटर फिर लगा दो, वाटर H+ दे के उसका रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। जब एक कार्बन पे OH हो और CN हो, उस कंपाउंड का नाम होता है साइनोहाइड्रीन। उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। बात समझ रहे हो क्या? तो एडिशन ऑफ HCN क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन। वो सिंपल है, कुछ किया है क्या आपने, कुछ नहीं, आपने इसमें कुछ किया नहीं, आपको तो टेंशन ही नहीं था इसमें। आपको बस कोई अल्डिहाइड लिया और न्यूक्लियोफाइल लिया, अटैक करवाया, ये बन गया। उसके बाद आपने H+ लिया और ये बन गया साइनोहाइड्रीन। जब आप कभी भी अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ करते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, ये बात समझ में आ रहा है?
यस सर। कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है बेटा, ये मुश्किल नहीं है। आप कुछ एग्जांपल देख लो। साइनोहाइड्रिन बनना कोई मुश्किल नहीं है, साइनोहाइड्रिन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझो। जैसे कहीं लिखा हो पीएच और यहाँ लिखा हो COH, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा NaCN डायरेक्ट लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा HCN, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा HCN और NaOH। सबका बात एक ही है भाई, NaCN लिखा हो, HCN लिखा हो, HCN NaOH लिखा हो, इन सब का मीनिंग एक है, प्रोडक्ट एक ही होगा, PHCOH HCN। एक बार प्रैक्टिस करो, प्रोडक्ट लिखते जाओ। चाहे आपके पास डायरेक्ट HCN लिखा हो, NaCN डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट HCN मिल जाए, या HCN और NaOH मिल जाए, और एक प्रोडक्ट का काम वही है, प्रोडक्ट यही बनेगा, साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है बढ़िया। प्रोडक्ट यही बनना है। तो रिएजेंट पहचानो, NaCN HCN HCN NaOH कुछ भी रहे, प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन ही बनेगा। एक बार आप इनको एनालिसिस करते चलो, आंसर आते चला जाएगा। ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है NaCN, और यहाँ पे कहीं कहीं पे H+ भी लिख देगा ऐसे, NaCN H+, क्या बनेगा प्रोडक्ट? आप कहोगे इसमें सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये OH होगा और यहाँ पे CN, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। देखो सिंपल है, कुछ किया आपने नहीं, यस सर। कुछ भी आपने नहीं किया। आप रिएजेंट पहचानो, कोई भी अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिएक्शन CN- के साथ होगा, HCN लिखा होगा, NaCN लिखा होगा, HCN NaOH लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन बनेगा। आपको देखिए प्रोडक्ट बनाने में मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है, मैकेनिज्म पूछेगा तब मैकेनिज्म लिखना, ये नहीं कि मैकेनिज्म सब जगह लिखते चलो। क्या जरूरी है? आपको अगर बोल रहा है प्रोडक्ट बनाने के, तो आप प्रोडक्ट बनाओ ना, कि आप मैकेनिज्म लिखोगे। मैकेनिज्म जब आपसे कहा जाए तभी लिखिए, अन्यथा मैकेनिज्म ना लिखिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए कह रहा है, आप प्रोडक्ट बना के आइए। आपको कहा कि HCN लिया गया है और ये अल्डिहाइड लिया गया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बस साइनोहाइड्रिन बनाइए, एक कार्बन पे OH और CN जोड़िए, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करिए, काम खत्म। कोई ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? मेहनत मत करिए, सिंपल वे में बनाइए। तो साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है समझ में आया? ये एक पहला आया रिएक्शन तो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में ये रिएक्शंस गिवन है, जिसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए। एडिशन ऑफ HCN के बाद अगला रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सेकंड लिखिए, हेडिंग दीजिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो इसमें अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर Na+ है और सर HSO3- है, ये नहीं कहोगे आप? यस सर, यही कहेंगे। HSO3- है। अब थोड़ा सा HSO3- की बॉन्डिंग देख लो, आप कहोगे सर ये S डबल बॉन्ड O, OH और O- होगा, और इस सल्फर के पास लोन पेयर होगा, ऐसे ही ना? सही सर, ऐसे ही। HSO3- का स्ट्रक्चर यही होगा, चेक कर लो। अब इसी को अटैक करवाना है, एक आप कोई भी अल्डिहाइड ले लो, आप RCOH ले लो, और उसका न्यूक्लियोफाइल क्या ले लोगे? ये देखो S डबल बॉन्ड O, OH और O- और यहाँ पे लोन पेयर। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो बाय द वे ऑक्सीजन को ही अटैक करना चाहिए, किसको अटैक? करना चाहिए था ऑक्सीजन को सर, नेगेटिव चाहिए। ये होता क्या है ना, यहाँ का ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज है वो डिलोकलाइज्ड है, यस सर। ये वाला ऑक्सीजन का माइनस चार्ज डिलोकलाइज्ड है, तो ये पूरे ऑक्सीजन सभी डिलोकलाइज्ड ऑक्सीजन है। ये कैसे हैं? डिलोकलाइज्ड होने के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। जैसे मान लो पैसे कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो आपको दूसरे को पैसे देने में थोड़ा दिक्कत होगा, है या नहीं? तो यहाँ पे जो सल्फर का जो लोन पेयर है ना,
ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये कैसा लोन पेयर है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसी लोकलाइज्ड लोन पेयर का अटैक यहाँ पे कराया जाता है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर का अटैक होता है। जैसे ही होता है ये बॉन्ड तो टूटेगा। सर डिलोकलाइज वाला से क्यों नहीं करेगा था? वो तो डिलोकलाइज्ड वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है। सर डिलोकलाइज यस सर 100% चार्ज में ये दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर 50% ही बच पाएगा ना। समझ ये कंफ्यूज हो सल्फर वाला अटैक कर जाता है यहाँ पे। गया। सल्फर वाला अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा। अगर आप सल्फर वाले को अटैक कराओगे, ये बनेगा RCO -H। तो यहाँ पे आएगा सल्फर पे प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि सल्फर ने लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज ही आएगा। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा O- और यहाँ आएगा OH। ये तो आना ही आना है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई? अब देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो इसके कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। सल्फर का ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो यहाँ से डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएंगे। यस सर ये बन जाएगा RCO-, और ये बन जाएगा SH, और ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा OH। समझो इस चीज को। ये बन जाएगा RCO -H S डबल बॉन्ड O OH। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। बन जाएगा सर बन जाएगा। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये H जो है, यहाँ वाला H देख रहे हो आप, ये वाला H है, ये वाला H हाइड्रोजन जो है ना एसिडिक है। ये इस H को निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के निकलने से यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और वो माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इन तीनों में। यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो इन तीनों में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ ला सकते हैं। और जब ऐसा आप करते हो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो RCOH, और यहाँ आ जाएगा SO3-, और इसमें जोड़ दो Na+। ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। एच उधर चला जाता है। हाँ, H इसलिए चला जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है ना। सर एसडी है सर। ये हाइड्रोजन यहाँ से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज अनस्टेबल, लेकिन इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल है। सर इस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। सर रेजोनेंस यस इस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, तो ये आराम से इसको खींच लेगा। ठीक है समझ। तो RCOH SO3 Na+। क्या करना है? जब NaHSO3 का रिएक्शन आएगा उसमें SO3- को जोड़ देना है और Na+ जोड़ देना है। ये बन जाएगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. उसे सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है ये क्या है? सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है। तो देखो एक बार फिर से समझो, NaHSO3 का रिएक्शन, NaHSO3 जब भी दे देगा आपको और कोई अल्डिहाइड या कीटोन दे देगा, आप तुरंत SO3 Na+ जोड़ देना। ये याद करना है आपको। मैकेनिज्म लिख लिख के नहीं बनाएंगे। सर ये ये हाँ बोलो। रहेगा मतलब ऐसा प्लस माइनस ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं बन जाएगा? प्लस माइनस ये आयनिक बॉन्ड है ना, तो वो सही है। SO3 Na डायरेक्ट लिखना ही चाहिए। वो तो माइनस प्लस मैंने इससे दिखा दिया कि वो SA3Na होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होगा ना। सोडियम हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, सोडियम कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। हाँ इस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड होगा, इसलिए मैंने आयन में दिखा दिया है। दिक्कत नहीं है, आप ऐसा दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा दो, वो गलत नहीं है, दोनों एक ही चीज हुआ। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं सर ऐसे दिखा देते हैं RCOH, तब भी वही चीज होगा। ये SO3Na ऐसे दिखा दो, हाँ तभी सर तो यही समझेगा कि SO3 Na+ है, तब भी वही समझता है। क्योंकि SO3Na को तो डायरेक्ट Na+ और SO3- में ही तोड़ा जाता है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट यही बन जाएगा। सीधा सीधा प्रोडक्ट है RCOH SO3Na। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? तो RCOH SO3Na बन जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो ये आपको याद करना है कि एडिशन ऑफ NaHSO3 जब करते हैं, जोड़ते क्या है? SO3Na को जोड़ देते हैं, और ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल दिया, आपको बोला कि ठीक है बेटा इसको बनाओ
CH3 COH, और यहाँ रिएक्शन लिखा रहेगा NaHSO3, ये लिखा रहेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप? CH3COH बस एक बार में प्रोडक्ट आप बनाएंगे आराम से सर। तो हाँ SO3 Na बन जाएगा, बस हो गया प्रोडक्ट कंप्लीट। उसी तरह से मान लो अगर ऐसा रहेगा, इसी तरह से मान लो ऐसा रहेगा NaHSO3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बस इसमें भी वही करना होगा, OH हो जाएगा सर, फिर SO3 Na आ जाएगा। यहाँ पे SO3 Na आ जाएगा, प्रोडक्ट कंप्लीट। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे देखो, ये आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, मोटा सा न्यूक्लियोफाइल है, ये मोटा Yes, sir. आदमी है। तो मोटा आदमी अगर ये है, इधर वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा। यस सर, ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है न्यूक्लियोफाइल है, तो बड़ा अगर तो लग रहा है। बड़ा दिखने में भी लग रहा है। Yes, sir. SO3 HSO3 माइनस एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो बड़े न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा सा बॉन्डेशन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है और ज्यादातर कीटोन में ही आता है, वो बहुत ज्यादा कीटोन वाला ऐसा कंपाउंड होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग, देखो अब ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किसमें NaHSO3 नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तुम देख लेना किसमें ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, जिसमें ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा उसमें आप बोल देना कि NaHSO3 का रिएक्शन नहीं होगा। ये तो सेंस समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि NaHSO3 मोटा आदमी है, यस सर, मोटा उसको आदमी को भीड़ में जगह जाता है। ज्यादा चाहिए होता है, मोटे आदमी को एंट्री लेने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। यस सर, NaHSO3 बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बात। सर हाँ बोलो। सर इसमें ये जो लास्ट वाला आप रिएक्शन लिखे हैं सर, इसमें H कहाँ गया? H आ गया ना, देखो ये H जो है यहाँ का उठ के यहाँ आ गया ऊपर में, ये हाइड्रोजन ही तो था, इस हाइड्रोजन को उठाकर इस पे भेज दिया ना, क्योंकि इस हाइड्रोजन को निकलना आसान था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन माइनस आ रहा है ना, वो 3 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है। इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ ला दिए, और ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि हम इस हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, नहीं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखने वाले हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए आपको। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि HSO3 माइनस इज बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। बल्कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब मोटा आदमी। अब ये मोटा आदमी है तो मोर स्टेरिक क्राउडिंग, मोर स्टेरिक क्राउडेड कीटोन, मोर स्टेरिक क्राउडेड, मोर स्टेरिक crowded ketone do not give reaction with SO3 minus. More crowded, कीटोन एल्डिहाइड नहीं। एल्डिहाइड वाले में इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बने, एक जगह से खाली रहेगा ना जगह, यस ठीक है तो सर, एल्डिहाइड वाला कर लेगा। ठीक वो है फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा, मान लो सब एल्डिहाइड ही दे दिया सर। सही सही तो देख लेना जो स्टेरिक क्राउडेड होगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडेड। लेकिन ज्यादातर कीटोन में ही ऐसा होता है दिक्कत, क्योंकि एल्डिहाइड में एक रास्ता खाली रहता है, एक रास्ता भी खाली है तो मोटा आदमी घुस जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो, आप जज करने के लिए आपके पास ऑप्शन जरूर रहेगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखो, ये कंपाउंड अगर लेता हूँ मैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल एंट्री ले पाएगा? हाँ ले पाएगा सर, बहुत ज्यादा जगह ही नहीं कहाँ। बहुत पहले था। ये देखो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये CH3, इन दोनों में रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नो सर, नहीं हो पाएगा। और देखो, अब ये मान लो ये कंपाउंड ना दिया है, कोई दूसरा ही कंपाउंड दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन ज्यादा स्टेरिक क्राउडेड वाला दिख रहा है। जो जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग वाला दिखेगा उसमें बल्कि न्यूक्लियोफाइल एंट्री नहीं लेता है। तो ये मोटा आदमी के लिए जगह भी ज्यादा खाली होना चाहिए। जैसे आप भीड़ बहुत लगी है और मोटा आदमी को बोलो कि जाओ तुम, तो मोटा आदमी को तो कभी एंट्री नहीं मिल ही नहीं पाएगा,
जितने लोग आगे वाले जितने लोग होंगे उसको बार बार रिपेल करेंगे, बार बार, और वो कोशिश पूरा मशक्कत करता रहेगा और वो लास्ट में थक जाएगा और बोले आप नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये कहानी उसी की है। SO3 माइनस एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए मोर स्टेरिक क्राउडेड कीटोन डू नॉट गिव द रिएक्शन विद HSO3 माइनस। SO3 माइनस के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि HSO3 माइनस एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए नहीं देगा। तो ये इतनी समझदारी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, जिसके बेसिस पे आप NaHSO3 का रिएक्शन समझने में कैपेबल हो पाएंगे। तो ऐसा रिएक्शन बन जाएगा, डायरेक्ट है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रिएक्शन, और उसके कुछ पॉइंट्स नहीं दिए हुए एनसीईआरटी। कार्बोनिल कंपाउंड टॉपिक देखोगे तो आपको ये दोनों रिएक्शन मिलेगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट पूरा एक टॉपिक है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताएंगे। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, वो होता है RMGX, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्योंकि कार्बन और मेटल कंबाइंड है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। RMGX एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, और जब ये टूटता है तो ये R माइनस बनाता है। देखो RMGX में अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो पूरी बातें समझ में आएगी। RMGX मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, इसलिए जो R होता है ना, R माइनस के फॉर्म में टूट जाता है ये। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनोमेटालिक लिख रहा हूं मैं, ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज सोर्स ऑफ R नेगेटिव। जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं वो R माइनस के सोर्स होते हैं, R माइनस सोर्स होता है उनके पास। अगर जितने भी ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर सोर्स ऑफ R नेगेटिव, मतलब वो R माइनस देते हैं, और यही R माइनस आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बहुत ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बात मैंने आपको बताया भी था कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाता है। तो कार्बन माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, किसी के साथ भी कर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो RMGX का रिएक्शन कभी भी आपके सामने आ जाए। स्टेरिक इंडेक्स कोई मतलब नहीं इससे रिएक्शन कराने देखिए छोटा ग्रुप है ना, R माइनस तो बड़ा ग्रुप है नहीं, तो स्टेरिक इंडेक्स फैक्टर नहीं आएगा इसमें। बहुत हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ये। कार्बन माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल तो सभी न्यूक्लियोफाइल से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कार्बन का माइनस चार्ज तुरंत डोनेट करना चाहता है। ये तो बात आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर भी पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है ये। और ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इसमें डुअल नेचर होगा। देखो एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी है और उसी तरह से ये अच्छा बेस भी है। देखो आप, ये अच्छा बेस भी है या नहीं? ये R माइनस दो तरह का नेचर है इसमें, एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बहुत बढ़िया बेस भी है। क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है सर। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों तरह का नेचर शो कर रहा है। ये बेस का काम कब करेगा? जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा तो ये बेस का काम करेगा। इट एक्ट एज बेस विथ एसिडिक हाइड्रोजन और इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन, है या नहीं? ये मानते हो आप? यस इसका काम हाइड्रोजन को खींचना होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना होता है। तो बेस का काम अलग है, न्यूक्लियोफाइल का काम अलग है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि बेसिसिटी भी लेफ्ट टू राइट घटता है, आपने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है, लेफ्ट टू Yes, राइट sir. घटता है। R माइनस अच्छा बेस भी तो है और R माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये बेस की तरह कब काम करेगा? इट एक्ट एज बेस, इट एक्ट एज बेस
in presence of acidic hydrogen, in presence of acidic hydrogen। अगर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें तो ये बेस का काम करेगा और इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन एब्सेंस ऑफ। सर वहाँ जो ऊपर जो दूसरा वाला एरो लिखवाए हैं वहाँ पे बनवाए हैं, वहाँ पे कुछ और लिखवाना है क्या अभी? नहीं, अब नहीं लिखवाना है कुछ। एक बार कंप्लीट करते हैं इसको तो ये फायदा देगा आपको। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को बोलते हैं। पहली बात समझ लो, RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। X का मतलब हैलोजन है, Mg तो जानते ही हो मैग्नीशियम है, और R अल्काइल ग्रुप है, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज सोर्स ऑफ R नेगेटिव। जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं उनमें R नेगेटिव का सोर्स होता है। ऑल OMC, ऑल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज सोर्स ऑफ R नेगेटिव। तो मैंने ये बोला कि R नेगेटिव मिल रहा है आपको, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। वो बेस की तरह तब काम करेगा जब हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह तब काम करेगा जब हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। यही ना दो तरीका होगा। आप क्या बोल रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम अलग अलग होता है, कुछ बता रहे थे? हाँ, न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम अलग अलग होता है। बेस का काम हाइड्रोजन को निकालना होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कार्बन डेफिशिएंट पे अटैक करना होता है। काम तो दोनों का अलग अलग है ना। बेस शब्द यूज करने का मतलब क्या हो गया, उसको एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब है ना, उसको अटैक करने से मतलब है। हाँ, आपने नाम बेस लिया, इसका मतलब आपने वहां पे हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को बताया। आपने नाम न्यूक्लियोफाइल लिया, इसका मतलब वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के बारे में बात किया। समझिए, बेस का हाइड्रोजन को निकालना होता है। और एक बात सत्य है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो हर एक रिएक्शन से फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि बेस H+ को इजिली ट्रैप सर H+ को, यस सर, H+ को ट्रैप करना आसान होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन इज मोर फास्टर देन अदर रिएक्शंस, ये हमेशा याद रखिएगा। एसिड बेस रिएक्शन अगर आप तुम्हारे पास मिल रहा है, अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है और एक कोई कार्बेनाइन मिल रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है जो बेस के भाई काम करता है, जो हर न्यूक्लियोफाइल बेस का काम करता है भाई। वो बेस का काम तब कर सकता है जब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं? जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है वही तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन अदर रिएक्शन, ऑलवेज फास्टर। किसी भी अदर रिएक्शन से, एनी अदर रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। ये बात तो हमेशा सत्य है। अगर एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस दिख रहे हैं तो कोई अदर रिएक्शन करवाना भी नहीं चाहिए। अगर एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस हैं तो अदर रिएक्शन करवाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, एसिड बेस रिएक्शन, एक सेकेंड रुकिएगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा से बारीकियों से समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्डअप होता चला जाएगा और आपको समझ ज्यादा आ जाएगा। तो कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन एनी अदर रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज faster than any other reaction। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्टर होता है कोई अदर रिएक्शन से। एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एनी अदर रिएक्शन। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन फास्टर है और कौन सा रिएक्शन स्लोअर है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एनी अदर रिएक्शन। समझ में आ गया ये बात? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन को ट्रैप करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पूरा H+ होता है और माइनस वाले जो बेस होते हैं उसमें पूरा माइनस होता है। एक पूरा प्लस, एक पूरा माइनस,
जल्दी कंबाइंड हो जाएगा। और आप जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं तो उस पर कराते हैं जिसमें पूरा प्लस नहीं होता है, डेल्टा प्लस होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, पूरा प्लस नहीं होता है, तो वो अटैक में थोड़ा स्लो चलेगा वो। लेकिन आप H प्लस और एक H प्लस को रख दो सामने और एक एनायन को आसपास रख दो, क्या लगता है आपको? बहुत फास्ट अटैक कर जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन तो फास्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एक पूरा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, एक नेगेटिव को पूरा पॉजिटिव मिल रहा है, तो अटैक क्यों नहीं फास्ट होगा? एक नेगेटिव को पूरा पॉजिटिव मिल रहा है तो अटैक क्यों नहीं फास्ट होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन एनी अदर रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्टर रहेगा किसी भी अदर रिएक्शन। तो ठीक है, तो अब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रही। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन मैंने बोला कि बताओ बेटा CH3 है, MgBr है, और सेकेंड यहाँ पे H प्लस किया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप? तो CH3 माइनस है, CH3 माइनस का अटैक इस कार्बन पे कराएंगे, जैसे इस कार्बन पे कराएंगे बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCO माइनस H और CH3। इसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? H प्लस, तो ये क्या बनेगा? RCOH H, और यहाँ पे आएगा CH3। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन सबसे आसान माना जाता है, कुछ नहीं है। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अल्डिहाइड पे रिएक्शन करवा के क्या बनाओगे? अल्कोहल बनाओगे, और क्या बनाओगे? अल्कोहल का प्रिपरेशन है ये। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो लिखा है CH3 COCH3 और यहाँ लिखा है PHMgBr, ये फर्स्ट है, और दूसरा में लिखा है H प्लस। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो PHMgBr में pH माइनस है, pH माइनस इस पे अटैक करेगा। स्टेरिक वाला नहीं होता, स्टेरिक रिपल्सन है। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं लेना है, ठीक है सर। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन लेना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें रहता नहीं है। CH3O माइनस CH3PH और H प्लस का रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा? CH3COH CH3 और यहाँ पे आएगा PH। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी एग्जांपल देखना है, देखो। तो थोड़ा एक्सप्लेन ऊपर कर दीजिए। हाँ एक मिनट, ये लिख देते हैं एग्जांपल। इसके बाद लिखना है CH3MgBr और यहाँ पे लिखना है सेकेंड वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? और ऊपर और लिख लो पहले। प्रोडक्ट एक ही जैसा है सब। यहाँ पे लिखा है ये एक साइक्लोहेक्सेनॉन, पहला रिएक्शन है CH3MgBr और दूसरा है वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH और CH3 आ जाएगा सर, OH CH3 आ जाएगा हाँ OH और CH3 आ जाएगा ना, सर। बस ये CH3 माइनस है, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि नीचे वाटर भी लिया ना, H प्लस लिया है, तो पहले O माइनस फिर CH3 जुड़ जाएगा और फिर OH बन जाएगा, तो OH CH3 बन जाएगा। बन रहा है? समझ में आ रहा है? ये ग्रिग्नार्ड Yes. रिएजेंट रिएक्शन समझ में आ रहा है सबको? सर ये यस रिएक्शन सही बच्चे बना Yes, लेंगे, नहीं sir. बना लेंगे? बना लेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराने की बात करी जाए तो इजीली बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है क्या? यस सर, आराम से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप उसका रिएक्टेंट जज करिएगा। जैसे यहाँ पे एक कोई लिखा है A और यहाँ लिखा है PHMgBr और यहाँ लिखा है सेकेंड में वाटर, और ये बना रहा है CH3COH
और यहाँ बना रहा है CH2CH3 और यहाँ बना रहा है PH। तो ए को आइडेंटिफाई करो तो आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई सरल है सर, वही सर वो डबल बॉन्ड हो जाएगा वो और पीएच हट जाएगा, डबल मतलब वहां पे आपको क्या करना होगा, पीएच हटा के डबल बॉन्ड कर पीएच खत्म करना होगा और ओ एच ऊपर एच खत्म करना होगा। पीएच और एच ही तो जुड़ा है इसमें। ए हो जाएगा Yes, sir. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आता है तो बनाया जा सकता है ना। यस सर। ग्रेनाड रिएजेंट का रिएक्शन में थोड़ा सा भी और हम चलेंगे इस पे लेकर। ग्रेनाड रिएजेंट का रिएक्शन को थोड़ा सा और यहाँ पे बताएंगे हम आपको। ये वाला कैसे किया वो बताइए। हाँ फिर से बता दें। यहाँ पे अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड हुआ होगा तो रिएक्शन होके ये बना होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा तो रिएक्शन होकर ये बना होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड क्या होना चाहिए, तो पीएच तो ऐड हुआ है ना और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो पीएच और हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ पे, तो ये नहीं बन जाएगा। हाँ इसका अगर रिएक्शन पीएच MgBr के साथ करोगे तो प्रोडक्ट यही बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने अल्डिहाइड और कीटोन पे देखा। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन थोड़ा और दिखाते हैं आपको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी जैसे हमने एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा, ये पहला हो गया कार्बोनिल कंपाउंड पे, ए सेक्शन में आपका कार्बोनिल हो गया, ए पे कार्बोनिल पे हमने आपको दिखाया। दूसरा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन दूसरे पे दिखाते हैं आपको। देखिएगा, देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू किए हैं, थोड़ा सा पढ़ाई देते हैं, ये भी सब आपको रिएक्शन मिल जाएगा आपको, इसलिए है ORM1 में मिलेगा आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने कार्बोनिल पे सिखा दिया आपको। अब दूसरे पे सिखाते हैं। देखो दूसरे में है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैपिटल GR भी बोल सकते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ, पहला ले लो आप SO2 के साथ, दूसरा ले लो CO2 के साथ, तीसरा ले लो SO3 के साथ, चौथा ले लो O2 के साथ, और पांचवा ले लो साइनाइड के साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। ये 5 रिएक्शंस पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्रतिक्रियाएं देते हैं कि SO2 पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैसे होगा। SO2 पे कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे क्या है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr, और दूसरा है वाटर, ऐसे लिखा हुआ है। देखो समझदारी वाली बात है। आपको क्या लगता है इस सल्फर पे क्या चार्ज है, डेल्टा प्लस, यस सर R माइनस इस पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा O डबल बॉन्ड SR, और यहाँ पे R O माइनस, और अब इसको जोड़ दो H प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा, R S डबल बॉन्ड O OH, ये बनेगा क्या SO2 का रिएक्शन। कैसे सही से दूसरे में CO2 का रिएक्शन देखो, CO2 के रिएक्शन में RMgX लो, और दूसरा वाटर लो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, RMgX ले लो, सी कर दीजिए, सेम रहेगा। ये बनेगा O डबल बॉन्ड C R O माइनस ना, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा प्लस, और फिर यहाँ पे क्या जोड़ोगे, H प्लस, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ऐसा लगता है बनेगा, बोलो। यस सर। SO3 पे रिएक्शन देखो, ये बनेगा, और इसमें रिएक्शन करवाना है RMgBr और सेकेंड वाटर, यहाँ पे R माइनस का अटैक करवाओ,
क्या करवाओ, R माइनस का अटैक, तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे बनेगा O माइनस और यहाँ पे बनेगा R, और इसको जोड़ोगे H प्लस के साथ, ये बन जाएगा सल्फोनिक एसिड ना। सर यस सर। रिएक्शन तो एक ही जैसा सब है, ग्रेनाइट रिएक्शन का रिएक्शन बड़ा आसान पड़ता है। SO2 के साथ RMGBr का रिएक्शन, CO2 के साथ MgBr का रिएक्शन, SO3 के साथ MgBr का रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन देगा तो रिएक्शन इसी तरह से आप करवा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, ये बात समझ में आया? आ रहा है सर, आ रहा है यस यस सर। सर। ठीक है, इसको लिख लो पहले। उसके बाद O2 का एक रिएक्शन देख लेना है, O2 का एक रिएक्शन देखना है आपको। सर वो एसिड, अच्छा सर कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 3 रिएक्शन तो यहीं पे हो गया। चौथा रिएक्शन O2 का रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन O2 का रिएक्शन देख लो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, थोड़ा सा अलग होगा ये सब रिएक्शन आसान है ना, कुछ भी तो नहीं है। डिफिशिएंट कार्बन पे जोड़ते चलो न्यूक्लियोफाइल को, बस तो यही तो कर रहे हो आप। आपने क्या किया, डिफिशिएंट सल्फर भी लेकर आपने जोड़ा, डिफिशिएंट कार्बन पे लेके जोड़ा, डिफिशिएंट सल्फर पे लेके जोड़ा, तो SO2 CO2 SO3। अब फोर्थ वाला O2 का रिएक्शन देखो, ये आसान थोड़ा सा पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको थोड़ा। यहाँ पे RMgX है, देखो ये बेटा ये नॉन पोलर है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है, ये क्या है, नॉन पोलर है या नहीं? यस सर। इस पे चार्ज है नहीं, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं है, तो क्या होगा, इस माइनस को देखकर इसमें चार्ज डेवलप होगा, इसको बोलेंगे डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? यस सर। तो ये वाला ऑक्सीजन पे ये अटैक करके इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। मान लो इस पे डेल्टा प्लस था, इसमें डेल्टा माइनस था, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे इंड्यूस कराना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये बन जाएगा ROO माइनस, ROO माइनस, ऐसा लग रहा है आपको बनेगा, ROO माइनस बनेगा। और यही O माइनस के साथ आप MgX को जोड़ सकते हो, ROO माइनस MgX। अब क्या होगा, कहानी थोड़ी सी और बदलेगी, तो इसी ROO MgX को लेकर फिर से आप RMgX को ले लो एक बार और जब आप RMgX को लोगे, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड होता है बहुत वीक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रांग होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत वीक होता है। क्यों, अब बोलो क्यों? तो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अधिकता है, लोन पेयर बहुत ज्यादा आ गया, और लोन पेयर बहुत ज्यादा आ गया तो स्थिति तो इसकी खराब हो गई ना। ये वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ज्यादा है तो उनमें रिपल्सन ज्यादा होने लग जाता है, जिसके कारण वो बॉन्ड वीक पड़ जाता है। और ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। ये बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। जैसे ये वीक बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा RO माइनस में और OMgX में, ये उसी फिराक में था R माइनस वाला। जैसे ही माइनस प्लस में टूटेगा, ये दोनों एक दूसरे को कंबाइंड करके बना लेगा 2ROMgX। चेक कर लो आप, 2ROMgX मतलब क्या हुआ, 2ROMgX O2 का रिएक्शन से बनेगा। चेक करो, ये ऑक्सीजन पे प्लस और ये ऑक्सीजन पे माइनस, नहीं सॉरी वीक बॉन्ड लिखे हैं सर, वहाँ जैसे माइनस चार्ज था वो कहाँ गया ऊपर में? कहाँ पे सर जहाँ वीक बॉन्ड लिखे हैं वहाँ O पे माइनस चार्ज था तो वो कहाँ गया? ये माइनस चार्ज MgX के साथ बराबर कर दिए ना, ये माइनस चार्ज था MgX के साथ, ये जैसे आप O माइनस Na प्लस लिखते हो ना, हाँ सर। MgX वैसे लिख दिए, माइनस चार्ज ही है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज अभी भी है, हाँ सर। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझो इसको थोड़ा सा,
जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये माइनस चार्ज रहेगा और ये प्लस चार्ज हो गया, नहीं फिर माइनस चार्ज प्लस चार्ज ऐसे नहीं रहेगा। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये R माइनस जो है ना, ये हाँ एक बार सुनना है, इस R माइनस को देखो, पहले इस R माइनस को देखो, ये OMgx जो है ना, ये R माइनस जो है ना इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये जो Mgx है ना ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROMgx और ये भी बन जाएगा ROMgx, ये बन जाएगा 2ROMgx और इसी ROMgx को जब वाटर के साथ जोड़ोगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। जब भी आप O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे, ये अलग रिएक्शन है थोड़ा सा, इसलिए आप इसको स्टार लगाओ एक बार फिर से देखो, जब फिर समझो एक बार O2 का रिएक्शन करवाए तो ये मॉलिक्यूल कैसा था, नॉन पोलर, तो इसमें चार्ज को इंड्यूस करना पड़ता है आपको, चार्ज इंड्यूस होकर ये बन गया ROOMgx, फिर ये ROOMgx R माइनस MgX के साथ जुड़ा, जो OMgx वाला पार्ट था वो R माइनस के साथ चला गया और जो RO वाला पार्ट था वो MgX के साथ चला गया, ये बन गया 2ROMgx। अब यही ROMgx वाटर के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, अल्कोहल, ये क्या बना लिया, अल्कोहल। और सर ये वीक बॉन्ड क्यों था वो वाला जो बताए थे? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लोन पेयर बहुत ज्यादा है, छोटा साइज, लोन पेयर ज्यादा, लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड खींच जाता है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है खींच जाएगा, खींचेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो कम होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी अच्छी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इसको आप ऐसे समझो, अगर आपसे कोई कहा जाए कि आपको रिएक्शन करवाना है पीएच MgBr का O2 के साथ, किसके साथ, और ये फर्स्ट लिखा है और सेकंड लिखा है वाटर, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा फेनॉल PHOH, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा PHOH, पीएच MgBr O2 एंड वाटर, प्रोडक्ट बनेगा PHOH, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। उस तरह से और भी रिएक्शन देखेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है CH3CH2 MgBr, इसका रिएक्शन अगर O2 के साथ कराते हैं और दूसरा वाटर के साथ, ये भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। जब आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। O2 के साथ थोड़ा सा अलग से आपको देखना पड़ेगा, O2 का रिएक्शन थोड़ा अलग है। जब आप कैसे बना सर? क्या बोल सर रहे ये हैं, हम O2 तो रिएजेंट वाली तरह ले रहे हैं। O2 को रिएजेंट ले लिए, ये ना O2 की बोल रहे हैं ना आप, O2 रिजेक्ट लिए सर, हाँ O2 को रिएजेंट ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो PHOH कैसे बना सर? की बात तो वही हुआ ना, आप O2 को इसके साथ रिएक्ट कराओ चाहे इसको O2 के साथ रिएक्ट करो, बात तो वही हुआ ना, अलग कहाँ हुआ। अरे आप पीएच MgBr को बाद में O2 में डालो या पीएच MgBr में O2 डालो, एक ही चीज होगा कि नहीं होगा। समझ क्या याद है कि एक पहले बहुत कहावत आता था कि तरबूज पे चाकू गिरे, ऐसे कुछ था ना, या चाकू पे तरबूज गिरे, बात एक ही है। यस सर। नहीं वही बात है, आप कटता तरबूज ही है। O2 को दे दो या O2 पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दो, बात वही है, प्रोडक्ट एक ही हुआ ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट O2 गिव दिस रिएक्शन हो गया। ऐसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट ये सब देगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे एग्जाम्पल, और अभी ब्रेक ले लो आप। मेरी क्लास आज दोनों है, आज आपके साथ मैथ की क्लास नहीं थी शायद, मुझे लगता है आज मैथ की क्लास आपकी नहीं थी ना। यस सर। ये देखो ब्रोमीन लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रोमीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करोगे तो क्या बनेगा? अगर ये PHBr लिखा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बताओगे? कोई भी अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाएगा। देखो ये ऐसे बनाएगा, MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होता है।
अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अब इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, इस पर रिएक्शन करवा दो O2 का और वाटर का, तो क्या बन जाएगा? ये फेनॉल। ये फेनॉल का प्रिपरेशन भी होता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप फेनॉल टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें प्रिपरेशन में ये पढ़ाऊंगा आपको। सर फेनॉल ये का एक बताइए। हाँ फिर से बता देते, देखो ये Br है और ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे बन जाएगा MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होता है ये, कि जब आप यहाँ पे भी लिख सकते हो आप प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझना एक बार थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। जब आप RX का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हो, ये बन जाता है RMgX। RX रिएक्ट विथ मैग्नीशियम गिव RMgX, और इसमें आपको जो सॉल्वेंट लेना रहता है ड्राई ईथर लेना रहता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RX रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको दे देगा एक अल्काइल हैलाइड, फिर दे देगा मैग्नीशियम, और उसके बाद अगला रिएक्शन करवाए। जैसे मान लो ऐसे रिएक्शन दे दिया, सपोज करो आपको रिएक्शन ऐसे दे दिया, यहाँ दिया CH3 और यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिखा Br और यहाँ लिखा मैग्नीशियम और ये लिखा A, फिर दूसरा लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और ये H+ और लिखा प्रोडक्ट B, पूछा फाइंड B बताए, तो CH3 CH2 Br मैग्नीशियम A बनाया, फिर CO2 H+ लेकर B बनाया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? A अगर बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सर। यस, तो A बनेगा CH3 CH2 MgBr, और ये नेगेटिव का सोर्स भी होगा, यही B पे अटैक कर जाएगा, यही B पे अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH, ये बन गया B और ऊपर वाला बन गया A। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा कर प्रोडक्ट बनवाएगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले आपसे बनवा ले और फिर प्रोडक्ट को बनवाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के प्रोडक्ट बनवा सकता है, ये पॉसिबल तो होता है। ये रिएक्शन हो गया। अभी आप ब्रेक लेना चाहते हो कि पूरा पढ़ा दें लगातार? तो दे दीजिए सर ब्रेक। ब्रेक ले लो, तो फिर अभी हम क्लास 5:35 से शुरू करेंगे ना, ठीक है 5:40 से फिर का ब्रेक ले लो। यस सर, 5:40 ठीक शुरू है। करेंगे। सर स्लाइड एक बार नीचे कर दी। हाँ लिख लो पहले। ये रिएक्शंस आपके बनने लगे, सेक्शन सी बनेगा आपसे। इसके बाद आप इसको अगर पढ़ लोगे ना, सेक्शन सी बनेगा। एक O2 का रिएक्शन भी बता दिया मैंने, और एक लास्ट रिएक्शन बताना है साइनाइड का। साइनाइड का रिएक्शन बताएंगे, फिर हम SN2TH पढ़ाएंगे आपको, और फिर लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा देंगे। तो तीनों ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना सर ये वारन? क्या है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है ना सर? ये बहुत छोटा टॉपिक है। ये तो 3 Yes, sir, yes, सेक्शन, sir. 3 और 2 5 सेक्शन तो है ही टोटल। शीट ही बहुत पतली उसी से लगे, बहुत सवाल बहुत कम है शीट में सर। 5 सेक्शन है टोटल। यस सर। 5 सेक्शन, तो अभी आपका तीसरा सेक्शन चल रहा है, ये सी सेक्शन। यस सर। बी सेक्शन में एसिड बेस रिएक्शन था। डी तक ही है शायद। हाँ डी तक होगा, डी तक ही है। डी तक होगा। तो ये पहला तीसरा सेक्शन चल रहा है आपका, और डी सेक्शन पढ़ाएंगे पहले, और बी सेक्शन थोड़ा सा एसिड बेस रिएक्शन में टाइम नहीं लगता है। एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, बेस का रिएक्शन करवाना है, खत्म। सर ये आपका 5 होगी क्लास। इसमें सर 5:40 पे स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ 22-23 हुई क्या है, तो 22 सर मतलब वही टाइम पूछ रहे हैं। 20 ठीक मिनट के बाद 50 में स्टार्ट, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सर।